हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। मेडिवल हिस्ट्री का हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक से, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसका जो बेस है तमिलनाडु की एनसीईआरटी का जो हमने पहला चैप्टर कवर करा, वहाँ से हमें काफ़ी अच्छे से मिल चुका है काफ़ी ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पर जो नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये फर्दर आपका जो है एक प्रकार से नए नए टॉपिक्स जो हैं वो आपका बेस प्रिपेयर करेंगे मेडिवल हिस्ट्री को और बेटर तरीके से समझने के लिए। सबसे पहले राइटर हमसे ये बोलता है बड़ी सारी जो नई नई डायनेस्टीज़ इमर्ज हुई वो 7th सेंचुरी की बाद होना स्टार्ट हुई है। मैप 1 यहाँ पर हमें वो रूलिंग डायनेस्टी शो कर रहा है जो सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पार्ट्स में हमें देखने को मिलती हैं 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में। मेजर किंगडम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इस मैप पर। एक निगाह मारते हैं हम यहाँ पर, जैसे अगर आप इधर देखो नॉर्थ से लेकर सेंट्रल इंडिया में, तो चाहमनास जो बाद में जाके चौहान्स बनते हैं, गुज्जर प्रतिहर, चंडेलास, परमार्स। फिर अगर आप थोड़ा सा सदर्न तरफ आओ तो राष्ट्रकूट एम्पायर, नीचे आपको पता ही है फेमस चोला, चेरा, पांड्या, और यहाँ पर उड़ीसा के पास पालास। और भी थे गंगास, कलिंगा, लेकिन एक एक करके हम उसको देखेंगे। ब्रॉडर ओवरव्यू यही है, ठीक है। और ये उनकी फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो जो एरिया से कब्जा करते चलते थे, हारते चलते थे, उस हिसाब से इनका पॉलिटिकल फ्रंटियर जो है वो चेंज होता चलता था। यहाँ पर एक फैक्ट है कि यहाँ पर आपको ये जो एम्पायर सारे के सारे दिखेंगे जिसके मैंने अभी नाम लिए, वो तो है ही। जो चाहमनास हैं ये आज के टाइम के चौहान जो होते हैं वो है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं न्यू डायनेस्टी जो इमर्ज हुई उसके बारे में। जैसा कि राइटर ने हमें बताया 7th सेंचुरी तक यहाँ पर नई नई डायनेस्टीज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज होना स्टार्ट होती है। हुआ क्या था, 7th सेंचुरी तक आते आते 7वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पर बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो वॉरियर चीफ्स थे अलग अलग रीजन्स में रह रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिनके पास ज़मीन अच्छी खासी थी या फिर वॉर वगैरह उसमें काफ़ी ज़्यादा एंगेज थे रहते थे। जो ऑलरेडी किंग्स एग्जिस्ट कर रहे थे, एग्जिस्टिंग किंग्स, दे एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स। इनको सबऑर्डिनेट्स की तरह मानते थे, इनको कहते थे सामंत। मान लो एक राजा है, राजा ए, ये एक इतने रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है शुरू से। अब यहाँ पर एक पर्सन है बी, वो यहाँ पर राजा बनने की सोच रहा है कि मैं इस रीजन का नया राजा मैं बन जाऊँगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर है क्या, जो एग्जिस्टिंग किंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग किंग कौन है, हमारे वाले एग्जांपल में किंग ए एग्जिस्टिंग किंग है, दे ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट। यानी कि यहाँ पर जो बिग लैंडलॉर्ड्स या जो वॉरियर चीफ्स थे, जैसे मतलब मान लो ये जो बी पर्सन था, इसके पास ज़मीन का टुकड़ा बहुत ज़्यादा होगा, या फिर राजा ए की ये मदद करता होगा जब भी वॉर वगैरह हो जाता होगा उसको सेना सप्लाई करने में। तो ए की नज़रों में जो बी है ना वो सामंत था। इनको क्या बोलते थे हम लोग, सामंत। सामंत से ये एक्सपेक्ट करा जाता था कि ये किंग्स वगैरह के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, ठीक है। किंग्स को उस टाइम पर ओवरलॉर्ड्स भी बोला जाता था, ठीक है। कोर्ट में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे और जब भी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए पड़ेगा, अगर वो वॉरियर चीफ्स हैं तो वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड वगैरह करवाएंगे। और युद्ध वगैरह अगर हो जाएगा और अगर वो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं तो अनाज वगैरह जो भी होगा, खेती बाड़ी जो भी होगी, उसका अनाज सैनिकों वगैरह को प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि हमारे एम्पायर में काम करेंगे। राजा अपने आप को यहाँ पर मतलब बड़ा मान रहा है, कुल मिलाकर बात ये है। और इसके नीचे होंगे जो पोस्ट है सामंत की। अब सामंत धीरे धीरे करके क्या होता है, वो ऑलरेडी बिग लैंडलॉर्ड्स या वॉरियर चीफ्स तो थे ही, वो अपनी पावर और वेल्थ गेन करना शुरू कर देते हैं 7वीं शताब्दी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे करके डिक्लेयर करना शुरू करा और एक नया टाइटल रख लिया अपने ऊपर, महासामंत।
या कभी कभार किसी किसी रीजन में ये लोग अपने आप को बोलते थे महामंडलेश्वर। ये 2 टर्म्स आ सकती है, मतलब 2 टर्म्स क्या, देखो एक बात बताता हूँ, एंशियंट और मेडिवल की जब भी कोई ऐसी आप संस्कृत या फिर अरेबिक टर्म्स ये देखो, ये अक्सर यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं कि इनका क्या मतलब होता था, और यूपीएससी आजकल मैच द फॉलोइंग भी करवाने लगा है इनसे। तो सामंत ने जैसे ही पावर और नॉलेज पावर और वेल्थ गेन करी, अपने आप को डिक्लेयर करना शुरू करा, एक नया टाइटल अडॉप्ट करा। अभी तक वो सामंत थे, अब उनका टाइटल जो है वो हो गया महासामंत या फिर महामंडलेश्वर, यानी कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल और रीजन, उस रीजन का ग्रेट लॉर्ड। कभी कभार जो राजा जिसके अंदर ये काम करते थे, यानी कि जैसे ऊपर वाले केस के अंदर सामंत अपनी फोर्सेस वगैरह राजा को जो सप्लाई कर रहा है, इस केस में कभी कभार बोल देते थे बिग नो, हम नहीं करेंगे आपको अपनी फोर्सेस सप्लाई, ताकि राजा युद्ध के अंदर हार जाएगा। एक वॉर हुआ है, राजा युद्ध के अंदर हार गया, ठीक है, और जैसे ही वो हार गया, दुश्मन सेना के साथ मिलकर सामंत ने इस राजा को इसकी गद्दी से हटा दिया, और जो अभी तक सामंत थे, राजा यहाँ पर थे, सामंत नीचे था, अब सामंत इसको रिप्लेस कर ऐसा बना देगा कि अब ये जो है ये सामंत ना रहकर ये बन जाएगा राजा, और जो वो राजा था वो इसके अब कुल मिलाकर नीचे काम करेगा इस पर्सन के। समझते हैं इस चीज़ को। तो ये कभी कभार अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते ओवरलॉर्ड से कि भाई साहब हम आपको सेना वगैरह या अनाज वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अब हम आपकी गुलामी नहीं कर सकते। एक ऐसा इंस्टेंस हुआ अभी मेडिवल इंडिया के अंदर जो कि बहुत फेमस घटना थी। हुआ क्या, डेक्कन के अंदर राजकुटास एम्पायर में ये घटना घटित हुई। इनिशियली जो राजकुटास थे ये कर्नाटका के जो चालुक्य डायनेस्टी थी इनके सबऑर्डिनेट थे, यानी कि आप ऐसा मान लो चालुक्यास ऊपर, इनके नीचे हुआ करते थे राजकुटास। मिड 8th सेंचुरी में हुआ क्या, मध्य 8वीं शताब्दी के अंदर राजकुटा एक चीफ था जिसका नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था? दंती दुर्ग। इसने चालुक्यास ओवरलॉर्ड, जो चालुक्य का राजा था, उसको अपनी गद्दी से हटा दिया। और फिर यहाँ पर होता क्या था, देखो सिर्फ राजा को गद्दी से हटाकर आप राजा नहीं बन सकते थे। मेडिवल इंडिया के अंदर एक नई प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, क्या थी ये प्रक्रिया? आपको जनता के सामने ये बात सिद्ध करनी है कि आपके अंदर राजा का खून है, यानी कि राजवंशियों का खून है आपके अंदर, आप रूल करने के लिए केपेबल हो। इस चीज़ को आपको प्रूव करना पड़ेगा जनता के सामने। अब आप मान लो कि अभी तक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए आपके, मान लो कि जो चालुक्यास हैं वो अभी तक सिर्फ ब्राह्मण हुआ करते हैं, ठीक है। ये जो राजकुटास हैं ये क्षत्रिय हैं, या क्षत्रिय नहीं है तो वैश्या से मतलब मान लो, लेकिन इन्होंने विरोध कर इसको हटा दिया गद्दी से। अब ये राजा बन तो गए हैं, लेकिन अभी भी ये क्षत्रिय या फिर ये वैश्या हैं, और जनता हो सकता है उस रीजन में सिर्फ ये बोले कि एक अच्छी नस्ल का ब्राह्मण ही, ब्राह्मण परिवार का आदमी ही राजा बन सकता है। राजा एक इनके चालुक्य के परिवार से बने, जनता ये नहीं कह रही कि हम ये नहीं चाहते, लेकिन उसके अंदर फॉर एग्जांपल ब्राह्मणों का खून होना चाहिए। यहाँ पर एक ही एक्ट है, थोड़ा सा आपको स्टूपिडिटी का लगे, लेकिन ये एक्ट परफॉर्म होने लगा मेडिवल इंडिया के टाइम पर, और इस दंती दुर्ग ने ये एक्ट परफॉर्म करवाया था। हिरण्यगर्भ, द गोल्डन वॉर्म। यहाँ पर होता क्या था, एक रिचुअल था। कैसा होता था अभी दिखाता हूँ। हिरण्यगर्भ, नहीं वो नहीं है, ऐसे तो हर रिचुअल होता था। हाँ, सबसे पहले ये यही करता है मेडिवल के अंदर, और क्लैरिटी दूंगा। ये कैसा ना बड़ा सा, अभी आपको दिख रहा है ना, ये बहुत बड़े साइज़ का अंडा है। ऐसा मान लो हमारे बिल्डिंग के 2 फ्लोर या 1 फ्लोर, ठीक है। ये रिचुअल होगा, इसके अंदर सीढ़ियाँ लगा के ये दंती दुर्ग, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे केस में बिल्कुल आपको समझ में आएगा, दंती दुर्ग, ये इसका ढक्कन है जो पीछे रखा है ना, ये इसका ढक्कन है। जब पूरा इसके ऊपर लग जाएगा तो ये अंडा दिखेगा ऐसा, ठीक है। ऐसा मान लो, कहाँ गई ये फोटो, दंती दुर्ग जा रहा है सीढ़ियाँ चढ़ के, इसके अंदर उतरेगा, इसके अंदर भी सीढ़ियाँ लगी होंगी। ये ढक्कन यहाँ से रखा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा। ये पंडित पुजारी वगैरह आ रखे हैं बैकग्राउंड में जो खड़े हुए जनेऊ पहनकर दिख रहे हैं आपको पीछे सारे के सारे। अब होगा क्या,
ब्राह्मण्स रिचुअल परफॉर्म करेंगे, ये सारे के सारे जो भी आए हैं ये रिचुअल परफॉर्म करेंगे। ये राजा पूरी की पूरी 1-2 घंटे की जब भी पूजा हो जाएगी उसके बाद जब ये ढक्कन खोलेगा तो इसका वर्ण चेंज हो चुका होगा, ये वैश्या से क्षत्रिय या क्षत्रिय से ब्राह्मण बन चुका होगा, या वैश्या से डायरेक्ट ब्राह्मण या क्षत्रिय से ब्राह्मण। देख रहे हो अपने रूल को प्रूव करने के लिए क्या क्या, कुछ भी, मतलब कुछ भी। When this ritual was performed with the help of Brahmins, इसको ऐसा माना जाता है कि जो सेक्रीफाइसर है, जो कि उस अंडे के अंदर, गोल्डन वॉर्म के अंदर जो गया है, वो क्षत्रिय बनकर गया है या मान लो कि क्षत्रिय बनकर आया है बाहर, इवन इफ ही वॉज नॉट बाय बर्थ। अब ये हो सकता है ना कि दंती तुर्क हो सकता है नीचे जाति से बिलोंग करता हूँ, जनता बिल्कुल ना माने उसके रूल को, क्योंकि यहाँ पर आपको ये लगा होगा कि जनता की मंजूरी लेना क्यों ज़रूरी है। मेडिवल इंडिया तक आते आते दोस्तों ये हालात बन गए थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, जनता अगर विरोध प्रदर्शन करने लगे आपका रूल नहीं चल सकता, आप कितना पुश कर लोगे अपने आप को। लुई 16 को देख लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ब्रेड के प्राइसेस बढ़ाए, ये बढ़ाए, इतने ज़्यादा अमीर डायनेस्टी परिवार वो पूरा का पूरा था, जनता विरोध प्रदर्शन पे उतरी, नहीं टिक पाया उसका रूल ज़्यादा समय तक, कहाँ टिक पाया बताओ। तो इन अदर केसेस जो मर्द थे कुछ कुछ कमाई धंधे वाले, बिजनेस वाली फैमिली से, एंटरप्राइजिंग फैमिलीज थे, वो अपनी मिलिट्री स्कूल्स को यूज़ करते थे नए नए किंगडम्स बनाने के लिए। फॉर इंस्टेंस कदम्ब मयूरा शर्मन, कदम्ब मयूरा शर्मन और गुज्जर प्रतिहर का हरिश्चंद्र, ये दोनों ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना पूजा पाठ रिचुअल्स की प्रक्रिया, ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ दिया और हथियार उठा लिए और सक्सेसफुली नए नए किंगडम्स इस्टेब्लिश कर रहे कर्नाटका रीजन के अंदर और राजस्थान के अंदर। कदम्ब मयूरा शर्मन ने कर्नाटका के अंदर और गुज्जर प्रतिहर डायनेस्टी के हरिश्चंद्र ने राजस्थान के अंदर। यानी कि आप एक चीज़ देख रहे हो, 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से लेकर अलग अलग लोगों के अंदर एक प्रकार से रूलर बनने की भूख आ पड़ी है, तगड़ी वाली भूख लगने लगी है इनको 7th सेंचुरी के अंदर। तो मेडिवल इंडिया का जो टाइम है ना, इसी टाइम से ऐसा माना जाता है कि उथल पुथल, राजा का बनना, राजा की गद्दी जो है वो अनिश्चित काल तक चलेगी नहीं चलेगी इसको कोई नहीं बता सकता। ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा केयर्स वाला, राइट्स वाला, सप्रेशन वाला, रेबिलियन वाला, ठीक है, और ओवरथ्रू करने वाला किसी को अपनी गद्दी से, और खुद के ख़ानदान के बच्चे ही धोखा दे रहे हैं बाप को, या पूरा का पूरा फेज देखोगे। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर में नहीं, आप यहाँ पर देख रहे हो ये कौन से मुसलमान रूलर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि गद्दियों से को निकालना, सामंत का विरोध करना और ओवरलॉर्ड को अपने भगा देना, वहाँ से गद्दी से निकाल देना। ये एक केव पेंटिंग है, केव एनग्रेविंग है, वॉल रिलीफ फ्रॉम केव नंबर 15 एलोरा। यहाँ पर विष्णु को नरसिंह अवतार लेता हुआ दिखाया गया है। ये राजकोट पीरियड का वर्ड था। कल्चर का एक क्वेश्चन आपसे कवर हो गया। यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को अगर ये क्वेश्चन पूछना होगा तो लेट मी टेल यू कौन से केव में है ये एनग्रेविंग, ये भी पूछ सकते हैं। वो केव नंबर 15 के अंदर है। एलोरा है कि अजंता है ये भी पूछा जा सकता है, तो एलोरा है। ध्यान से याद रखना इसको, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं एलोरा अजंता के बीच में, ठीक है। तो ये राजकोट पीरियड का वर्क है। तो जब ये बन गए होंगे राजा, दंती दुर्ग वगैरह बन गए होंगे, तब इन्होंने काम करवाया होगा। अब ये देखो आपसे पूछ भी रहा है, डू यू थिंक कि क्षत्रिय की तरह बॉर्न होना, अगर नेचुरली पर्सन बॉर्न नहीं हुआ है तो हिरण्य गर्भ के अंदर जाकर प्रक्रिया करवाकर वो क्षत्रिय बनकर बाहर निकलेगा? क्या ये इम्पॉर्टेंट है इस पीरियड के अंदर, 7th सेंचुरी के अंदर, अगर आपको रूलर बनना है तो जी हाँ, क्योंकि आपको लोगों की मंजूरी चाहिए, सहमति चाहिए कि आपके रूल के खिलाफ किसी भी प्रकार का विरोध ना हो। समझ गए? इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े, ये चीज़ सबको समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी चीज़ में? मैंने मैप भी दिखा दिया और फैक्ट्स भी बता दिया और एनालिसिस भी करवा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स, बड़े सारे ये जो नए किंग्स थे इन्होंने
ऐसे हैवी टाइटल्स यूज़ करे जो अभी तक इतिहास में कभी यूज़ नहीं होते थे, जैसे महाराज अधिराज, द ग्रेट किंग द एंड द ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, 3 दिशाओं का राजा, लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। ठीक है। हाउएवर इन क्लेम करने से क्या होता है, अपना टाइटल तो कोई कुछ भी रख ले। ये अपनी पावर शेयर करते थे सामंत के साथ, दूसरे पीजेंट्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ और ब्राह्मणों के साथ, ताकि इनका व्यापार, खाना पीना, राज्य में व्यवस्था और राज्य की रक्षा, और अगर कल को कोई भी पूजा वगैरह या कोई भी रिचुअल होता है तो वो चीज़ आराम से चलती रहे, ये लोग विरोध वगैरह में ना उतरे। ठीक है। ये जितनी भी स्टेट्स थी मेडिवल इंडिया के टाइम पर, स्पेशली 7वीं सेंचुरी के टाइम पर, रिसोर्सेज यहाँ पर ऑब्टेन करे जाते थे प्रोड्यूसर्स से। इस वजह से इनको कभी भी हार्म नहीं करा जाता था, जैसे पीजेंट से, कैटल कीपर से, कारीगरों से। ठीक है। इनको परस्यूट करा जाता था या कभी कभार कंपेल भी करा जाता था कि जो भी पार्ट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सरेंडर कर दे कुछ पार्ट। अब आप कहोगे कारीगर कैसे सरेंडर कर सकता है, ये तो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ये क्या करेगा, महल में, राजा के महल में महीने में इसको ये बोला जाएगा कि 1 मंथ में कम से कम तो 5 से 6 विजिट लगा देना, और जो भी टाइलें वगैरह जो भी टूटी फूटी होंगी अपने हिसाब से तुम ईंट, सीमेंट, चूना, प्लास्टर जो भी लेकर आना है तुम लेकर आना और उसकी मरम्मत कर देना। ठीक है। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, इनको रेंट के तौर पर लिया जाता था, चाहिए गुड दे, जैसे पीजेंट और कैटल कीपर्स अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ और अनाज दे देंगे, और जो आर्टिसन है वो अपनी कारीगरी देगा, लेबर देगा। इसको रेंट के तौर पर देखा जाता था। ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जिस राज्य में काम कर रहे हैं वो राजा का लैंड है, वो लॉर्ड का लैंड है, कम से कम राजा उनको काम करने दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बदले में इनको इसके लिए राजा को कुछ ना कुछ सर्विस, या फिर कहते हैं ना जैसे कैश या फिर काइंड देना पड़ेगा। तो काइंड चलता था उस टाइम पर, कैश तो नहीं दे सकता था कोई भी, तो काइंड देते थे वो लोग, यानी कि अपने गुड्स वगैरह देते थे या फिर सर्विस देते थे। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स ऑल्सो, जो व्यापारी थे उनसे भी रेवेन्यू कलेक्ट करा जाता था। अब यहाँ पर देखो एक यूनिक बात, 400 तरह के टैक्सेस, जो चोला रूलर की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें ये बताती हैं कि ये लोग तमिलनाडु में जो रूल करते थे, वहाँ पर हमें जो इंस्क्रिप्शन मिली वो हमें ये बताती है कि यहाँ पर चोला राजाओं के टाइम पर 400 टर्म्स यूज़ हुई हैं अलग अलग तरीके के टैक्सेस के लिए। मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्सेस वेट्टी, ये कैश में नहीं लिया जाता था बट फोर्स लेबर की फॉर्म में लिया जाता था, बेकार की फॉर्म में लिया जाता था। दूसरा टैक्स कदमाई या लैंड रेवेन्यू, ये देना होता था। लैंड रेवेन्यू मतलब मान लो कि 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस आपको देना है, 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस आपको देना है, या 1/8 ऑफ द अनाज जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो देना है, वो मैं आपको बता दूंगा। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, देख रहे हो इस चीज़ पे भी टैक्सेस, देख रहे हो। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एम्पायर था मेडिवल के इंडिया के अंदर जो कि हाउस को थैच करने पे टैक्स लगाता था। थैचिंग द हाउस समझते, जैसे लकड़ियों तीलियों से जो घर बनाना, उस पर भी, कि मतलब लकड़ियाँ तीलियाँ वगैरह भी राज्य की संपत्ति है, तुमने अगर उससे घर बनाया है तो उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अगर तुमने जो पाल्म ट्रीज़ हैं उसको अगर तुम्हें चढ़ने के लिए अगर तुम्हें सीढ़ी लगाई है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। और तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, सेस देना पड़ेगा फैमिली प्रॉपर्टी के सक्सेशन के लिए। जैसे याद है कॉपर प्लेट मैंने पढ़ाया था तमिलनाडु के अंदर, अगर वो लगी हुई हैं घर के बाहर, और कल को फिर जैसे मतलब मान लो जिसको वो मिली थी, मान लो आपके पिताजी को मिली थी, अब उसके बाद वो आपका घर हो रहा है वो जाके, तो उस पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, काइंड ऑफ, मतलब एक तरीका बता रहा हूँ बस, कि आपको फैमिली प्रॉपर्टी वगैरह जो है उसकी सक्सेशन पे टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार के टैक्स क्या कलेक्ट होते हैं? बिल्कुल नहीं कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं या फिर मतलब मान लो कि हम लोग तीली और उससे घर बना रहे हैं तो भाई तोड़ दो, लो लात मार कर लो, इसे ले जाओ, मैं तो नहीं दे रहा टैक्स, ये चीज़ करेगा ना आजकल भी, लेकिन उस टाइम पर टैक्स देना पड़ता था। ये जो रिसोर्सेज थे दीज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स इस्टेब्लिशमेंट, राजा अपना जो एम्पायर है वो कैसे चलाएगा, ये सब रिसोर्सेज इसलिए राजा कलेक्ट करता था। कभी कभार यहाँ पर क्या होता था, जो हिंदू राजा वगैरह थे मेडिवल इंडिया के टाइम पर, 7वीं सेंचुरी के टाइम पर, वो टेम्पल्स और फोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करवाते थे, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए पड़ते थे। कभी कभार इनका जो युद्ध हो जाता था उसके लिए पैसे चाहिए पड़ते थे। ठीक है। तो इनको ये लगता था देवर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, कि इनको वेल्थ जनरेट होगी कहाँ से, कि जब सामने वाले से किसी से युद्ध हो जाए ना तो ये लूट लेंगे पूरे के पूरे उसको एम्पायर को, और इनको लैंड एक्सेस मिल जाएगा और बड़े सारे ट्रेड रूट्स मिल जाएंगे अगर ये एक पर्टिकुलर एम्पायर को अगर हरा देते हैं किसी युद्ध वगैरह में।
ठीक है। जो भी लोग इन्वॉल्व थे, राजा ने जिनको रख रखा था लैंड रेवेन्यू को या किसी भी प्रकार के रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, इनको इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ही रिक्रूट करा जाता था। ऐसे ही राजा किसी को भी उठाकर ले आया, और इनकी जो पोजीशंस होती थी जिनको राजा उठाता था मान लो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, या जैसे कि मान लो बेटी या फिर दमई को कलेक्ट करने के लिए राजा जिनको लेकर आया, उनकी पोजीशंस ना हेरिडिटरी होती थी। यानी कि एक अगर टाइम पर आपके दादाजी राजा थे, अगर उन्होंने चुन लिया कि ये पर्सन बेटी कलेक्ट करेगा, तो फिर उसका बेटा ही बेटी कलेक्ट करेगा, फिर उसका ही बेटा बेटी कलेक्ट करेगा, उन्हीं के खानदान के लोग उस रीजन में बेटी कलेक्ट करेंगे। किसी को कदमई के लिए चुन लिया तो वो उसके लिए वो करेगा। तो हाउस अगर बन रहा है तीली कंकड़ पत्थर लकड़ियों से, ठीक है, पेड़ की ब्रांचेस वगैरह थे, यानी कि थेस हाउस अगर बन रहे हैं, या फिर ये देखना कि सीढ़ी चढ़ चढ़ कर कौन का जो पाल्म ट्रीज़ हैं उस पर कौन कौन सीढ़ियाँ लगा रहा है उनको तोड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो ये चीज़ जो है एक जिसको पोजीशन दी जाती थी वो हेरिडिटरी होती थी, और ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंशियल फैमिली से उठाया जाता था। और ये चीज़ आर्मी के लिए भी एप्लीकेबल होती थी कि आर्मी में बड़ी सारी जो पोस्ट थी वो भी हेरिडिटरी थी। बड़े सारे केसेस के अंदर जो राजा महाराजा के जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे, रिश्तेदार जो होते थे, वही इन पोजीशंस पे राजा उनको रखते थे, क्योंकि यहाँ पर मामला आ जाता था ट्रस्ट का। ठीक है, तो ये आपसे वो पूछ रहा है कि ये जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन था ये आज के एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे अलग है। प्रशस्ति, प्रशस्ति होता है किसी भी चीज़ की प्रशंसा करना, प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति जो है इट कंटेन्स डिटेल्स, जो इसके अंदर जो डिटेल्स होती हैं वो हो सकता है लिटरली ट्रू ना हो, क्योंकि प्रशंसा है और बड़ा चढ़ा कर लिखी गई होती है, यानी कि ओवर एग्जैजरेटेड फॉर्म में हमें ये देखने को मिलती है प्रशस्तियाँ। बट ये हमें ये बताती है कि किस प्रकार से जो रूलर्स हैं वो अपने आप को डिबेट करना चाहते हैं, बहादुर, हमेशा जिनकी जीत होगी, ऐसे वॉरियर्स। फॉर एग्जांपल राजा हमेशा अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते, तो इन्होंने जो भी कोड पर्सन्स रखे होते थे इनके क्रॉनिकल वगैरह लिखने के लिए और वो लिखने के लिए, तो जो इनकी प्रशस्ति वगैरह लिखते थे वो बढ़ चढ़ कर तारीफ इनकी करते थे। और इसका हम एनालिसिस कर भी चुके हैं वैसे भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि इनको गिफ्ट मिलेगा। वो बुराइयां क्यों करेंगे, वरना सही बात भी नहीं लाएंगे, क्योंकि सही बात में अगर बुराई होगी तो हो सकता है कि राजा को बुरी लग जाए। इनको कंपोज करा जाता था पढ़े लिखे ब्राह्मणों के द्वारा। प्रशस्ति जनरली इस टाइम पर पढ़े लिखे ब्राह्मणों के द्वारा कंपोज करी गई, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में ओकेजनली हेल्प करते थे। ठीक है, उसके बाद अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। बड़े सारे जो रूलर्स थे वो अपनी अचीवमेंट्स को प्रशस्ति में एनग्रेव करवाना पसंद करवाते थे। जैसे हमने गुप्ता रूलर्स के टाइम पर समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति पढ़ी थी, और भी हैं जैसे प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई है। ये डिस्क्राइब करती है कि नागभट्ट जो कि एक प्रतिहार राजा था, उसने क्या क्या युद्ध जीते और कितना कलेक्ट करा, उस युद्ध के बाद कितना उसको मिला। तो यहाँ पर देखना कितना बड़ा चढ़ा कर बात लिखी गई है। यहाँ पर जिस भी ब्राह्मण ने इसकी नागभट्ट की प्रशस्ति लिखी, उसने क्या लिखा, जो राजा हैं आंध्र के, सिंध के, महाराष्ट्र विदर्भ रीजन के और कलिंगा के, ये इसके सामने गिरते हैं। अभी तक ये प्रिंसी है, राजा तो बना ही नहीं है। इसने चक्र युद्ध, जो कन्नौज का रूलर था, उसके ऊपर विक्ट्री हासिल करी। इसने वंगा के राजा को हराया, अनर्थ के राजा को हराया, मालवा के राजा को हराया, और कीरत जो फॉरेस्ट जो पीपल है उनको हराया, तुरुक्ष को हराया, टर्सलो को हराया, वत्स्या और मत्स्य, ये जो दोनों किंगडम्स हैं नॉर्थ इंडिया में, इसको हराया। तो कितनी दिशाओं में रूल कर रहा है देखो। किंग्स अक्सर ब्राह्मणों को रिवॉर्ड करते थे उनको ज़मीन देकर, और इस ज़मीन को ताकि उनसे कोई छीना लेगी, ये भी मैंने आपको बताया था तमिलनाडु के अंदर कॉपर प्लेट्स में इनको एंग्रेव कराया जाता था और फिर अपने घर के बाहर इसको लगा कर रखते थे। ठीक है, तो दिस इज द सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स जिस पे ये लिखा हुआ है कि लैंड ग्रांट करा गया है एक रूलर के द्वारा 9th सेंचुरी में। इसको पारसी संस्कृत और पारसी तमिल में लिखा गया है। रिंग ये जो है, ये जो ऊपर आपको ये रिंग दिख रही है, ये रॉयल सील के साथ अटैच्ड है। ये इंडिकेट ये करती है ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। लोग इसको घर के बाहर लगा लेते थे ताकि घर वगैरह में कब्जा ना हो, ये पता लग जाए कि यहाँ के राजा ने हमें गिफ्ट करा था। ठीक है, लैंड के साथ साथ क्या दिया जाता था, ये एक तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट है, एक रिकॉर्ड है जो कि चोला जिस टाइम पर जब किसी को ज़मीन बांटते थे तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, इनका कहना था
चोला रूलर्स के यहाँ से आप पूरा का पूरा लैंड सिस्टम समझ सकते हो इस पैराग्राफ से। हमने जो लैंड की बाउंड्रीज है वो इस प्रकार से डिमार्केट करी गई है कि हमने अर्दन एम्बैंकमेंट्स यानी कि डैम बना रखा है, हमने यहाँ पर कांटेदार जो झाड़ियाँ वगैरह वो लगा रखी हैं, यानी कि बाउंड्री ऐसे बना रखी है। दिस इज़ वॉट द लैंड कंटेन्स। यहाँ पर पेड़ हैं, पानी है, लैंड है, गार्डन है, ऑर्किड्स हैं, ट्रीज़ हैं, ओपन स्पेसेस हैं, जानवरों के चरने के लिए ज़मीन है, गाँव हैं, चींटियाँ जो छोटे छोटे जो अपने ऐसे ऐसे करके हल्के हल्के जो हिल साइड जो स्ट्रक्चर बना लेती वो हैं, प्लेटफॉर्म है, कैनाल्स हैं, खड्डे हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें, मधुमक्खी के छत्ते हैं। जिसको भी ही हु रिसीव्स द लैंड, जिसको भी ये लैंड मिलेगा वो ही कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो देख रहे हो ये परमिशन मिलती है कि जिसको हम लैंड ग्रांट कर रहे हैं वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं उससे। ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एज फाइन्स, ठीक है, फाइन के तौर पर। टैक्स बीटल लीव्स पर, पान के पत्तों पर, बुने हुए कपड़ों पर, गाड़ियों पर। गाड़ियाँ उस टाइम पर आप समझ सकते हो ये तोंगे की बात हो रही है, बैलगाड़ियों की बात हो रही है। वो बड़े बड़े कमरे बिल्ड कर सकता है, फ्लोर बिल्ड कर सकता है बेकेड ब्रिक्स के साथ, छोटे बहुत कुएँ खोद सकता है, ट्रीज को प्लांट कर सकता है और कांटेदार वृक्ष वगैरह आसपास बाउंड्री के तौर पर लगा सकता है अगर उसको नेसेसरी लगे, और कैनाल्स वगैरह भी इरिगेशन के लिए वो कर सकता है। उसको ये इंश्योर करना होगा डैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, और जो एम्बैंकमेंट्स हैं वो बिल्ड हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से कैनाल वगैरह वो बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हो कितना ध्यान रखा जाता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास, कि इतनी सब चीज़ें मतलब सुविधाएं मतलब जो हैं वो चोला रूलर्स देते थे। तो अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी, यहाँ पर एक अजीबोगरीब चीज़ देखने को ये मिलती है। यहाँ पर एक लंबी चौड़ी संस्कृत एक पोयम लिखी गई है जो कि कश्मीर के जो राजा महाराजा हैं उनकी हिस्ट्री के साथ डील करते हैं। और ये मैंने आपको तमिलनाडु के अंदर पढ़ाया भी था, मैंने कल्हान रूलर की बात करी थी और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कश्मीर का रूलर था। वैरायटी ऑफ सोर्सेज यहाँ पर यूज़ करे गए इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर ऑथर था, सॉरी कल्हान ऑथर था, इसने जो लिखा था कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा था। इसने बहुत सारे सोर्सेज को क्या कहते हैं ट्रेस करा, कश्मीर के राजाओं की एक फैमिली की डायनेस्टी की हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, जिन्होंने लाइव देखा था उनको, और अर्ली हिस्ट्रीज़ को अपना अकाउंट लिखने के लिए। प्रशस्ति की तरह ये वो तो तारीफ़ करते थे प्रशस्ति में जिसने भी लिखा होता था ब्राह्मण वगैरह, लेकिन जो कल्हान था वो क्रिटिकल था रूलर्स के लिए और उनकी पॉलिसीज़ के लिए, यानी कि इसने क्रिटिसाइज़ करा था, फेयर इनफ क्रिटिसिज्म इसने करा था। युद्ध लड़े जाते थे वेल्थ जनरेट करने के लिए। आपने नोटिस करा होगा डैट ये जो हर कोई जो रूलिंग डायनेस्टीज़ है वो स्पेसिफिक रीजन के अंदर बेस्ड है, सेम टाइम पर ये दूसरे एरियाज़ भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। एक पर्टिकुलर इनमें से जो एरियाज़ था वो था कन्नौज का शहर गंगा वैली के अंदर। कुछ सेंचुरीज तक जो रूलर्स जो बिलोंग करते थे गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी से, राजकोटा से और पाला डायनेस्टीज से, दे फॉट फॉर कंट्रोल ओवर द कन्नौज। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए लड़ते रहे। अब क्योंकि 3 पार्टीज यहाँ पर इस लंबे चौड़े कन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व थी, कौन कौन? गुज्जर प्रतिहार, राजकोट और पाला डायनेस्टीज। कब्जा किस पे करना चाह रहे हैं? गंगा वैली के किनारे बसा हुआ कन्नौज के शहर पर। इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोला गया, 3 लोगों के बीच में भड़क। हम आगे चलकर इसको देखेंगे। रूलर जो थे ये भी कोशिश करते थे कि अपनी वो पावर और रिसोर्सेज दिखाएं, कैसे? बड़े बड़े टेम्पल्स, मंदिर वगैरह बनाकर। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अदर किंगडम, वो अक्सर उनका टारगेट होता था कि वो दुश्मन राज्य में जाकर मंदिरों पे भी आक्रमण करते थे, क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर अमीर बहुत हुआ करते थे और जितनी भी वेल्थ यहाँ से होगी वो एक युद्ध में लड़कर जीती जा सकती है, और मंदिर को तोड़कर सामने वाले की प्रेस्टीज और पावर को झुकाया जा सकता है कि उसकी जनता ये सोचे कि देखो तुम तो इतना पवित्र मंदिर भी नहीं बचा पाए। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। इसका नाम सुल्तान महमूद होता है, ये गजनी से आया था, तो महमूद गजनी कई लोग इसको बोलते हैं। ये महमूद ऑफ गजनी है, यानी कि सुल्तान महमूद गजनी का। गजनी एक शहर है अफगानिस्तान के अंदर। इसने रूल करा था 997 से लेकर 1030 तक। ठीक है। एंड ही एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। इसने ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ऑलमोस्ट हर साल रेड करने आता था। इसके टारगेट वेल्थी टेम्पल्स हुआ करते थे। यही था वो जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर लेकर गया था। बड़ी सारी वेल्थ जो सुल्तान महमूद अपने साथ लेकर गया, ठीक है, उसने
गजनी में एक आलीशान कैपिटल सिटी इससे बनवाई। सुल्तान महमूद इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड था कि वो यहाँ पर जिन लोगों को वो कब्ज़ा करता है, जिन लोगों के ऊपर इसने जो कब्ज़ा कर रखा है उनके बारे में जाने, और इसने इस काम के लिए एक स्कॉलर को भी रखा जिसका नाम था अल बिरूनी, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ लिख कर दो, जिसके बारे में हम तमिलनाडु में पढ़ चुके हैं, छोटी थी एक झलक। ये जो अरेबिक वर्क था जो अल बिरूनी ने लिखा, एक उसने वर्क लिखा किताब उल हिंद, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है आज भी हिस्टोरियंस के लिए। याद है ये इंडिया घूमा था, इसने संस्कृत स्कॉलर्स दोस्त बनाए थे, पंडित वगैरह, ये इसलिए बनाए थे किताब उल हिंद लिखने के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का व्यू देने के लिए, ताकि सुल्तान महमूद ज़्यादा अच्छे से समझ सके। जब लोगों को आप समझ जाते हो तो यानी कि एक रीजन को समझ गए, जब रीजन को समझ गए ऐसा करके और हर एक रीजन के लोगों को समझ गए तो उस देश के यानी कि आप साइकोलॉजी समझ गए और फिर वहाँ पर उनको रूल करना बहुत आसान है। तो ब्रिटिशर्स भी यही करते थे। दूसरे जो रूलर्स थे जो कि वॉरफेयर के अंदर एंगेज थे वो थे चौहान, जिनको बाद में चौहान बोला गया, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास का जो रीजन था उस पर कब्जा करने की कोशिश करी। ये अपना रूल वेस्ट रीजन तक भी बढ़ाना चाहते थे, ईस्ट तक भी, लेकिन वहाँ पर इनको रोक दिया गया, वेस्ट में रोक दिया गया इनको चालुक्यास ऑफ गुजरात के द्वारा। और क्या लिखा है गहादवलास, अच्छा ये इस साइड ऐसे देख लो आप इसको, नहीं नॉट टू, इसको ऐसे बना लेते हैं। ये जब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली अजमेर पर कब्जा करने की कोशिश करते, रूलर्स हैं चौहान, ये साइड आपकी यूपी, ये गुजरात, जो ये ध्यान से देखना गहादवलास हैं, इन्होंने यूपी में, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी साइड, ठीक है। और जो चालुक्यस हैं ये गुजरात में, तो ये जो है गहादवलास, ये यूपी में इनको रोका चौहान्स को, और चौहान्स गुजरात में रुके चालुक्यास की वजह से, ठीक है। बेस्ट नोन चमान रूलर वॉज पृथ्वीराज III, जिसने अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 में, बट अगले ही साल 1192 में उससे हार गया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चोलास के बारे में। नॉर्थ इंडिया की इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हमने कवर कर ली हैं, अब साउथ इंडिया की डायनेस्टीज देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।